जब से मुंशी संजीवनलाल तीर्थ यात्रा को निकले और प्रतापचंद प्रयाग चला गया, उस समय से सुवामा के जीवन में बड़ा अंतर हो गया था। वह ठेके के कार्य को उन्नत करने लगी। मुंशी संजीवनलाल के समय में भी व्यापार में इतनी उन्नति नहीं हुई थी। सुवामा रात रात भर बैठी ईंट पत्थरों से माथा लड़ाया करती और गारे चूने की चिंता में व्याकुल रहती। पाई पाई का हिसाब समझती और कभी कभी स्वयं कुलियों के कार्य की देखभाल करती। इन कार्यों में उसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई कि दान और व्रत से भी वह पहले का सा प्रेम न रहा। प्रतिदिन आय वृद्धि होने पर भी सुवामा ने व्यय किसी प्रकार का न बढ़ाया। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ती, और यह सब इसलिए कि प्रतापचंद धनवान हो जाए और अपने जीवन पर्यंत सानद रहे। सुवामा को अपने होनहार पुत्र पर अभिमान था। उसके जीवन की गति देखकर उसे विश्वास हो गया था कि मन में जो अभिलाषा रखकर मैंने पुत्र मांगा था वह अवश्य पूर्ण होगी। वह कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों से प्रताप का समाचार गुप्त रीति से लिया करती थी और उनकी सूचनाओं का अध्ययन उसके लिए एक रोचक कहानी के तुल्य था। ऐसी दशा में प्रयाग से प्रतापचंद को लोप हो जाने का तार पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वज्र का गिरना था। सुवामा एक ठंडी सांसें ले मस्तक पर हाथ रख बैठ गई। तीसरे दिन प्रतापचंद की पुस्त, कपड़े और सामग्रियां भी आ पहुंची। ये घाव पर नमक का छिड़काव था। प्रेमवती के मरे का समाचार पाते ही प्राणनाथ पटना से और राधाचरण नैनीताल से चले। उसके जीते जी आते तो भेंट हो जाती, मरने पर आए तो उसके शव को भी देखने को सौभाग्य न हुआ। मृतक संस्कार बड़ी धूम से किया गया। 2 सप्ताह गांव में बड़ी धूमधाम रही। तत्पश्चात मुरादाबाद चले गए और प्राणनाथ ने पटना जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। उनकी इच्छा थी कि स्त्री को प्रयाग पहुंचाते हुए पटना जाया, पर सेवती ने हठ किया कि जब यहाँ तक आए हैं तो विरजन के पास भी अवश्य चलना चाहिए, नहीं तो उसे बड़ा दुख होगा। समझेगी कि मुझे असहाय जानकर इन लोगों ने भी त्याग दिया। सेवती का इस उच्चाट भवन में आना मानो पुष्पों में सुगंध में आना था। सप्ताह भर के लिए सुदृढ़ का शुभागमन हो गया। विरजन बहुत प्रसन्न हुई और खूब रोई। माधवी ने मुन्नू को अंत में लेकर बहुत प्यार किया। प्रेमवती के चले जाने पर विरजन उस गृह में अकेली रह गई थी। केवल माधवी उसके पास थी। हृदयताप और मानसिक दुख ने उसका वह गुण प्रकट कर दिया जो अब तक गुप्त था। वह काव्य और पद्य रचना का अभ्यास करने लगी। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है और सच्ची भावनाएं चाहे वे दुख हो या सुख की, उसी समय संपन्न होती है जब हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं। विरजन इन दिनों रात रात बैठी भाष में अपने मनोभावों के मोतियों की माला गूंथा करती। उसका एक एक शब्द करुणा और वैराग्य से परिपूर्ण होता था। अन्य कवियों के मनों में मित्रों की वाह और काव्य प्रेतियों के साधुवाद से उत्साह पैदा होता है, पर विरजन अपनी दुख कथा अपने ही मन को सुनाती थी। सेवती को आए 2-3 दिन बीते थे। एक दिन विरजन से कहा, मैं तुम्हें बहुधा किसी ध्यान में मग्न देखती हूँ और कुछ लिखते भी पाती हूँ, मुझे न बताओगी? विरजन लज्जित हो गई, बहाना करने लगी कि कुछ नहीं, यूं ही जी कुछ उदास रहता है। सेवती ने कहा, मैं न मानूंगी। फिर वह विरजन का बाक्स उठा लाई जिसमें कविता के दिव्य मोती रखे हुए थे। विवश होकर विरजन ने अपने नए पद्य सुनाने शुरू किए। मुख से प्रथम पद्य का निकलना था कि सेवती के रोए खड़े हो गए, और जब तक सारा पद्य समाप्त न हुआ वह तन्मय होकर सुनती रही। प्राणनाथ की संगति ने उसे काव्य का रसिक बना दिया था। बार बार उसके नेत्र भर आते। जब विरजन चुप हो गई तो एक समा बंधा हुआ था, मानो को कोई मनोहर राग अभी थम गया है। सेवती ने विरजन को कंठ से लिपटा लिया, फिर उसे छोड़कर दौड़ी हुई प्राणनाथ के पास गई, जैसे कोई नया बच्चा नया खिलौना पाकर हर्ष से दौड़ता हुआ अपने साथियों को दिखाने जाता है। प्राणनाथ अपने अफसर को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे कि मेरी माता अति पीड़िता हो गई है, अतएव सेवा में प्रस्तुत होने में विलंब हुआ। आशा करता हूं कि 1 सप्ताह का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। सेवती को देखकर चट अपना प्रार्थना पत्र छिपा लिया और मुस्कुराए। मनुष्य कैसा धूर्त है, वह अपने आप को भी धोख देने से नहीं चूकता। सेवती, तनिक भीतर चलो, तुम्हें विरजन की कविता सुनवाऊं, फड़क उठोगे। प्राण शून्य, अच्छा, अब उन्हें कविता की चाट हुई है। उनकी भाभी तो गाया करती थी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। सेवती, तनिक चलकर सुनो तो पीछे है हंसना, मुझे तो उसकी कविता पर आश्चर्य हो रहा है। प्राण, 0 चलो, एक पत्र लिखकर अभी आता हूँ। सेवती, अब यही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपके पत्र नोच डालूंगी। सेवती प्राणनाथ को घसीट ले आई। वे अभी तक यही जानते थे कि विरजन ने कोई सामान्य भजन बनाया होगा, उसी को सुनाने के लिए व्याकुल हो रही होगी। पर जब भीतर आकर बैठे और विरजन ने लजाते हुए अपनी भावपूर्ण कविता प्रेम की मतवाली
पढ़नी आरंभ की तो महाशय के नेत्र खुल गए। पद्य क्या था? हृदय के दुख की एक धारा और प्रेम रहस्य की एक कथा थी। वो सुनते थे और मुग्ध होकर झूमते थे। शब्दों की एक एक योजना पर, भावों के एक एक उद्गार पर लहालोट हुए जाते थे। उन्होंने बहुतेरे कवियों के काव्य देखे थे, पर यह उच्च विचार, यह नूतनता, ये भाव उत्कर्ष कहीं दिख न पड़ा था। वो समय चित्रित हो रहा था जब अरुणोदय के पूर्व मल्यानिल लहराता हुआ चलता है, कलियां विकसित होती हैं, फूल महकते हैं और आकाश पर हल्की लालिमा छा जाती है। एक एक शब्द में नवविकसित पुष्पों की शोभा और हिमकिरणों की शीतलता विद्यमान थी। उस पर विरजन का सुरीलापन और ध्वनि की मधुरता सोने में सुगंध थी। ये छंद थे जिन पर विरजन ने हृदय को दीपक की भांति जलाया था। प्राणनाथ प्रहसन के उद्देश्य से आए थे, पर जब वे उठे तो वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता था मानो छाती से हृदय निकल गया है। एक दिन उन्होंने विरजन से कहा, यदि तुम्हारी कविताएं छपे तो उनका बहुत आदर हो। विरजन ने सिर नीचा करके कहा, मुझे विश्वास नहीं कि कोई इनको पसंद करेगा। प्राणनाथ, ऐसा संभव ही नहीं। यदि हृदयों में कुछ भी रसिकता है तो तुम्हारे काव्य की अवश्य प्रतिष्ठा होगी। यदि ऐसे लोग विद्यमान हैं जो पुष्पों की सुगंध से आनंदित हो जाते हैं, जो पक्षियों की कलरव और चांदनी की मनोहारिणी छटा का आनंद उठा सकते हैं, तो वे तुम्हारी कविता को अवश्य हृदय में स्थान देंगे। विरजन के हृदय में वह गुदगुदी उत्पन्न हुई जो प्रत्येक कवि को अपने काव्य चिंतन की प्रशंसा मिलने पर कविता के मुद्रित होने के विचार से होती है। यद्यपि वह नहीं करती रही, पर वह नहीं हाँ के समान थी। प्रयाग से उन दिनों कमला नाम की अच्छी पत्रिका निकलती थी। प्राणनाथ ने प्रेम की मतवाली को वहां भेज दिया। संपादक एक काव्य रसिक महानुभाव थे, कविता पर हार्दिक धन्यवाद दिया और जब ये कविता प्रकाशित हुई तो साहित्य संसार में धूम मच गई। कदाचित ही किसी कवि को प्रथम ही बार ऐसी ख्याति मिली हो। लोग पते और विस्मय से एक दूसरे का मुंह ताकते थे। काव्य प्रेमियों में कई सप्ताह तक मतवाली बाला के चर्चे रहे। किसी को विश्वास ही न आता था कि यह एक नवजात कवि की रचना है। अब प्रतिमास कमला के पृष्ठ विरजन की कविता से सुशोभित होने लगे और भारत महिला को लोकमत ने कवियों के सम्मानित पद पर पहुंचा दिया। भारत महिला का नाम बच्चे बच्चे की जिह्वा पर चढ़ गया। को इस समाचार पत्र या पत्रिका भारत महिला को ढूंढने लगते। हाँ, उसकी दिव्य शक्तियां अब किसी को विस्मय में न डालती। उसने स्वयं कविता का आदर्श उच्च कर दिया था। 3 वर्ष तक किसी को कुछ भी पता न लगा कि भारत महिला कौन है। निदान प्राणनाथ से न रहा गया। उन्हें विरजन पर भक्ति हो गई थी। वे कई माह से उसका जीवन चरित्र लिखने की धुन में थे। सेफ्टी के द्वारा धीरे धीरे उन्होंने उसका सब जीवन चरित्र ज्ञात कर दिया और भारत महिला के शीर्षक से एक प्रभावपूरित लेख लिया। प्राणनाथ ने पहले लेख न लिखा था, परंतु श्रद्धा ने अभ्यास की कमी पूरी कर दी थी। लेख अत्यंत रोचक, समालोचनात्मक और भावपूर्ण था। इस लेख का मुद्दित होना था कि विरजन को चारों तरफ से प्रतिष्ठा के उपहार मिलने लगे। राधाचरण मुरादाबाद से उसकी भेंट को आए। कमला, उमा देवी, चंद्रकुवन और सखिया जिन्होंने उसे विस्मरण कर दिया था, प्रतिदिन विरजन के दर्शनों को आने लगी। बड़े बड़े गणमान्य सज्जन जो ममता के अभिमान से हाकिमों के सम्मुख सिर न झुकाते, विरजन के द्वार पर दर्शन को आते थे। चंद्रा स्वयं तो न आ सकी, परंतु पत्र में लिखा, जी चाहता है कि तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर घंटों रोऊं।